एयर ट्रैवल करने वाले ज्यादातर ट्रैवलर्स इस बिना पर जहाज में सफर करते हैं क्योंकि उनका भरोसा होता है एयरलाइंस पर और जहाज बनाने वाली कंपनी पर अलास्कन एयरलाइन के साथ होने वाले इस हादसे ने बोइंग कंपनी का ये भरोसा, ये ट्रस्ट तोड़ दिया है। सिर्फ यही एक हादसा नहीं था जिसने बोइंग कंपनी का ट्रस्ट तोड़ा। 29 अक्टूबर 2018 को इंडोनेशिया की लायन एयर फ्लाइट 610 सुकर्नो हत्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुई। ये बोइंग कंपनी का 737 मैक्स एयरक्राफ्ट था। अभी टेक ऑफ किए इनको 13 ही मिनट गुजरे थे कि प्लेन कुछ अजीब सा बिहेव करने लगा। पहले इसकी नोज डाउन होती है, फिर दोबारा से जहाज ऊपर की तरफ जाता है और फिर फाइनली नोज दोबारा से डाउन होती है और जहाज जावा सी में जाकर क्रैश हो जाता है। इसमें टोटल 189 लोग थे जिनमें से एक भी नहीं बच पाया। इस हादसे को अभी 5 महीने ही गुजरे थे कि इसी किस्म का एक और हादसा दुनिया ने देखा। इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 10 मार्च 2019 को बोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इथियोपिया से कीनिया की तरफ उड़ान भरती है। सिर्फ 6 मिनटों के बाद प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और करीबी गांव में जाकर क्रैश हो गया। इस हादसे में 157 लोग दुनिया से चले गए। ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि ये एयरक्राफ्ट भी बोइंग कंपनी का 737 मैक्स था। सेम जहाज का मॉडल और 5 महीनों में दूसरा क्रैश। टोटल 344 कीमती जानें जाया हो गईं। इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि दोनों एयरक्राफ्ट्स का क्रैश होने से पहले बिहेवियर काफी अजीब और मिलता जुलता था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने बोइंग 737 मैक्स में एक ऐसा फ्लॉ ढूंढ निकाला जिसकी वजह से ये दोनों प्लेन क्रैश हुए थे। ये फ्लॉ क्या था, ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि बोइंग इस लापरवाह रवैये तक पहुंच कैसे गई। बोइंग कंपनी पहले सिर्फ एक इंजीनियरिंग कंपनी हुआ करती थी। 1916 में विलियम ई बोइंग ने कंपनी की बुनियाद डाली, जो पहले सिर्फ रॉकेट्स, सैटेलाइट्स और एयरप्लेन्स की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग करते थे। 1969 में बोइंग ने अपना मशहूर ज़माना बोइंग 747 लॉन्च किया, जिसको क्वीन ऑफ द स्काईज का लक़ब दिया गया था। जहाज का ये मॉडल हवाई सफर में एक नया इनकलाब लेकर आया। उस वक्त ये कहा जाता था कि इफ इट्स नॉट बोइंग आई एम नॉट गोइंग, यानी बोइंग पर लोगों को इतना भरोसा था कि इस जहाज के अलावा लोग किसी और में सफर ही नहीं करते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि बोइंग का ये ट्रस्ट लेवल इस हद तक गिर चुका है। ये 2024 में बोइंग जहाज के साथ हुए हादसात की एक लिस्ट है। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि सिर्फ 2024 जनवरी में ही बोइंग के 5 जहाज छोटे बड़े हादसात की लपेट में आए हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि बोइंग की बर्बादी का अमल 1997 में शुरू हुआ था। 1990s में जब अमेरिका और सोवियत की कोल्ड वॉर खत्म हुई तो उस वक्त बोइंग की इनकम पर भी काफी फर्क पड़ा, क्योंकि बोइंग एक इंजीनियरिंग फर्म थी जो अमेरिकन मिलिट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती थी, और जाहिर है कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया गया। इस डर से कि इनकी इनकम पर फर्क ना पड़े, इन्होंने अपने कॉम्पिटिटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैकडॉनल्ड डोगलस को $14 बिलियन यानी आज के करीब 1150 अरब रुपयों में खरीद कर खुद को एयरलाइन इंडस्ट्री का अकेला बेताज बादशाह डिक्लेयर कर दिया। एविएशन इंडस्ट्री के इस सबसे बड़े मर्जर के बाद बोइंग ने अपने आप को इंजीनियरिंग फर्म से एक बिजनेस मॉडल में बदल दिया। जिनका काम था परफेक्ट जहाज बनाना, वो अब स्टॉक मार्केट में आकर अपने शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट और लॉस को देखने में लग गए। बोइंग अपने कंपटीटर मैकडॉनल्ड डोगलस को खरीदकर पूरी एविएशन इंडस्ट्री पर अकेला राज तो करने लगा, लेकिन ये आज़ादी ज्यादा वक्त ना चल सकी। 2003 में बोइंग को टक्कर देने के लिए यूरोपियन एयरलाइन मैन्युफैक्चरर एयरबस मैदान में आ गया। 2010 में बोइंग की सेल्स को एक जोरदार झटका लगा जब एयरबस ने अपना A320 नियो लॉन्च किया। ये मॉडल एयरबस ने खास मार्केट की डिमांड्स को देखते हुए डिजाइन किया था। इसका इंजन खास तौर पर फ्यूल एफिशिएंट बनाया गया था, यानी ये कम फ्यूल में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता था। उसी साल के दिसंबर में एयरबस A320 नियो के 667 यूनिट्स सिर्फ एक ही हफ्ते में बिक गए। एयरबस की इस कामयाबी ने बोइंग के पैरों तले जमीन ही खिसका दी।
वो बोइंग जो पिछली कई दहाइयों से इस इंडस्ट्री पर अकेला राज कर रहा था, उसको इतने ऑर्डर्स पूरे साल में नहीं मिलते थे। अगले साल यानी 2011 में बोइंग ने एक नया जहाज 737 मैक्स के नाम से लॉन्च कर दिया। ये एयरबस A320 नियो की टक्कर में लॉन्च किया गया था। बोइंग के इस कदम ने एयरलाइन इंडस्ट्री में अपनी इज्जत तो बचा ली, लेकिन ये वही जहाज का मॉडल था जिसका 2018 और 19 में भयानक क्रैश हुआ। असल में हड़बड़ाहट में आकर एयरबस से मार्केट शेयर वापस लेने के चक्कर में बोइंग यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। बोइंग को ये नया जहाज लॉन्च करने की बहुत जल्दी थी। इन्होंने इस नए जहाज में एक्स्ट्रा फ्यूल एफिशिएंट इंजन इंट्रोड्यूस करवाए, पर मसला ये था कि ये इंजन काफी बड़े थे। होना तो ये चाहिए था कि इस नए इंजन के लिए जहाज की पूरी डिजाइनिंग दोबारा से होती, लेकिन बोइंग ने ऐसा नहीं किया। जल्दी के चक्कर में उन्होंने ये नया और बड़ा इंजन सालों पुराने एयरक्राफ्ट में ही लगा दिया, जिससे इंजन का वजन प्लेन के अगले पोर्शन में ज्यादा हो गया। यानी इस नए इंजन ने एयरक्राफ्ट की एरोडायनेमिक्स बदल दी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होने की वजह से फ्लाइट के दौरान कुछ कंडीशंस में बोइंग 737 मैक्स की नोज ऊपर हो जाती थी। इस चीज को फिक्स करने के लिए बोइंग ने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया, मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम या फिर MCAS। आसान लफ्जों में समझा जाए तो ये सॉफ्टवेयर एक सेंसर की मदद से मालूम करता कि प्लेन का एंगल ऑफ अटैक क्या है, यानी उसकी नोज ऊपर है या नीचे। इस सेंसर को एंगल ऑफ अटैक सेंसर कहते हैं। अगर नोज जरूरत से ज्यादा ऊपर होती है तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एलिवेटर्स को डाउन करके जहाज की नोज को खुद ब खुद बिना पायलट के इनपुट के नीचे कर देता है। ये एक नया सिस्टम था जो इससे पहले मॉडल्स में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था। होता यूं है कि जब भी कमर्शियल एयरप्लेन्स में कोई नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो उसके लिए पहले अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, टेस्टिंग होती है और पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में वक्त और पैसा दोनों बहुत ज्यादा लगते हैं, पर क्योंकि उनको बहुत जल्दी थी तो उन्होंने MCAS के बारे में ना ही एयरलाइंस को कुछ बताया, ना ही पायलट्स को और ना ही फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है। उन्होंने सोचा कि जब सॉफ्टवेयर खुद ही प्लेन को सीधा कर सकता है तो फिर पायलट्स या एयरलाइंस को बताने की क्या जरूरत है। ये वो पॉइंट था जहां चीजें बिगड़ना शुरू हो गईं। जैसा कि आपने पहले जाना कि MCAS सिर्फ एक सेंसर पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ अटैक सेंसर। बोइंग को इस बात का इल्म नहीं था कि अगर ये सेंसर ही खराब हो गया तो फिर क्या होगा। अगर ये सेंसर खराब हो गया या फिर किसी वजह से इसने MCAS को गलत रीडिंग दे दी तो बिना पायलट इनपुट के सीधा चलता हुआ जहाज भी अचानक नोज डाइव करेगा, जिसको फिर कंट्रोल करना पायलट के बस की बात भी नहीं होगी। और ऐसा ही कुछ लायन एयरलाइन फ्लाइट 610 और इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 के साथ हुआ। जब इन्वेस्टिगेशन टीम को बोइंग की इस लापरवाही का इल्म हुआ तो वो दोनों प्लेन क्रैशेस का कसूरवार बोइंग समेत फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर FAA को भी ठहराने लगे, क्योंकि FAA का ही काम था इस चीज की जांच करना। जिस वक्त ये मामला गर्म हुआ तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया में बोइंग 737 मैक्स के 387 एयरक्राफ्ट्स सर्विस में थे और इन सब को एक साथ ग्राउंड कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी खबर थी। इसके नतीजे में एक तरफ बोइंग की स्टॉक प्राइस गिर गई और उनको 20 अरब डॉलर्स का घाटा हुआ। वहीं बोइंग के खिलाफ कोर्ट ने FAA को धोखे में रखने पर 2.5 अरब डॉलर्स का जुर्माना अलग से लगाया। बोइंग को एक्सपोज करने में सबसे बड़ा हाथ इनके अपने एम्प्लॉयज का ही रहा है। कंपनी के अंदर मिसमैनेजमेंट की खबरें वहां काम करने वाले टेक्नीशियंस ने ही लीक की थी। सोशल मीडिया पर बोइंग फैक्ट्री की एक वीडियो लीक हुई जिसमें टेक्नीशियंस से पूछा गया कि क्या वो बोइंग के प्लेन्स पर सफर करना चाहेंगे। मौके पर मौजूद जितने एम्प्लॉयज थे उन्होंने साफ मना कर दिया। इस वीडियो के रिलीज होने के बाद एयरलाइन इंडस्ट्री में खौफ की एक लहर दौड़ गई। फैक्ट्री टेक्नीशियंस ने पुराने जहाज के पार्ट्स नए जहाजों में लगाने का भी हैरान कुन इंकशाफ किया। वो जहाज जो दुनिया भर की एयरलाइंस को डिलीवर भी किए जा चुके थे। तमाम एयरलाइंस ने अपने अपने बोइंग 737 मैक्स की इंस्पेक्शन करवाई, जिस पर मालूम पड़ा कि कहीं पर रिविट्स सही से नहीं लगाई गईं तो कहीं पर पुराने पुर्जे वो भी लूज पड़े थे।
नवंबर 2020 में तमाम ग्राउंड हुए 737 मैक्स को इंस्पेक्शन, पायलट ट्रेनिंग और कुछ चेंजेस के बाद दोबारा से सर्विस कर दिया गया। पर बोइंग की रेपुटेशन पर लगा दाग अभी धुला ही नहीं था कि एक और मसला खड़ा हो गया। बोइंग में काम करने वाला एक एम्प्लॉय विसल ब्लोअर यानी मुखबिर बन गया और उसने रिटायरमेंट के बाद बोइंग में होने वाली बेज़ाब्तियों की कहानी मीडिया पर लीक कर दी। 32 सालों तक बोइंग में काम करने वाले जॉन बार्नेट 2010 से 2017 तक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर थे। 2016 में अपनी रिटायरमेंट से पहले बार्नेट का कहना था कि बोइंग के एक सीनियर मैनेजर ने स्क्रैप हाइड्रोलिक ट्यूब प्लेन में इंस्टॉल किया। इस तरह के और भी कई एक्शंस बार्नेट ने नोटिस किए जिसमें पुराने इस्तेमाल शुदा पार्ट्स नए प्लेन में लगाए जाते थे। बार्नेट ने कई कंप्लेंट्स भी की, लेकिन इसका बोइंग की सीनियर मैनेजमेंट पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि इसके नतीजे में इसको डिग्रेड करके किसी छोटी पोस्ट पर लगा दिया गया। 2017 में अपनी रिटायरमेंट के बाद बार्नेट ने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेंट की और बोइंग में होने वाली सारी मिसमैनेजमेंट के सबूत भी दिए। 4 सालों तक ये केस चलता रहा, लेकिन बार्नेट ये केस हार गए। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील भी की, जिसका फैसला अभी तक पेंडिंग है। इसके अलावा 2024 में जब अलास्कन एयरलाइन के बोइंग 737 मैक्स का दरवाजा हवा में ही निकल गया, तो उसके बाद बार्नेट ने बोइंग कंपनी पर एक और लॉ सूट कर दिया। 9 मार्च 2024 को कोर्ट में इस केस की तीसरी पेशी थी, लेकिन उस दिन जॉन बार्नेट कोर्ट में पेश नहीं हो सके, बल्कि वो अपनी गाड़ी में मुर्दा पाए गए। जी हाँ, अपनी मौत से पहले उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बताया था कि अगर मेरी मौत हो जाए तो वो सुसाइड नहीं होगी। पुलिस ने बताया कि जॉन ने अपने आप को खुद गोली मारी है, लेकिन क्योंकि इनकी मौत से एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा है, इसीलिए पुलिस इनकी मौत पर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब क्योंकि जॉन बार्नेट ही नहीं रहे, तो बोइंग के खिलाफ केस का क्या होगा, इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जहां बोइंग की मार्केट वैल्यू पहले ही डाउन ट्रेंड में थी, अलास्कन एयरलाइन के साथ हुए हादसे और जॉन बार्नेट की मौत के बाद इनके स्टॉक्स को दोबारा से एक झटका लगा है। पैसेंजर्स और एयरलाइंस के बीच जो बोइंग का भरोसा टूटा है, उसको वापस से बहाल करने में शायद बोइंग को अगले कई साल लग जाए। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।